एक चीज़ जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा और ये सलमान साहब इस पर रोशनी डालें, तो बहुत ही अदब के साथ मैं डिसएग्री करूँगा शुरात साहब से कि जो जो आपने स्प्रेड की बात की कि पाकिस्तान ये यहाँ पर इस्लामिक बैंक का स्प्रेड ज़्यादा है। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे सलमान साहब से, मलेशिया की एग्जांपल दी कि जहाँ पर इस्लामिक फाइनेंसिंग भी है और वो कमर्शियल बैंक से हाईली कम्पिटिटिव है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, जो इसको इकोनॉमिकली फ़ीज़ेबल ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सलमान साहब से दरख्वास्त है इस पर ज़रा इसको इनलाइटन करें। थैंक यू। मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मदऊ किया इस प्लेटफॉर्म पे। और ये जो मौजू है इस फोरम का, अगर इस पर मैं कुछ गुज़ारिशात पेश करके फिर आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिबा फ्री इकनॉमी, तो अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल है वो बहुत ही लो है। यानी अगर हम अपना पर कैपिटा इनकम देखें और उसके लिहाज से हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो हम उन कंट्रीज़ में हैं कि जो बिल्कुल नीचे की रैंकिंग्स में आते हैं। यानी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से हम इतना गरीब मुल्क नहीं है जितना कि अफ्रीका के और बहुत से ममालिक हैं, ये साउथ एशिया के और बहुत से ममालिक हैं, मगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा उनसे भी बहुत कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी मुख्तलिफ सर्वेज़ में ये बात सामने आई है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ प्रीडोमिनेटली जो बैंकिंग सिस्टम है वो रिबा बेस्ड है और लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं। और लोग इसी वजह से या तो बैंक में अकाउंट नहीं खोलते, और अगर खोलते भी हैं तो वो सिर्फ करंट अकाउंट में खोलते हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिबा फ्री पाकिस्तान, तो उसमें सबसे पहली बात कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने की, जहाँ हमारी हुकूमत भी बात करती है, सेंट्रल बैंक भी बात करता है, और जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो भी बात करते हैं, तो उसको बढ़ाने का एक बहुत अहम ज़रिया, एक टूल जो है वो इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ हो सकता है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ टेली डेंसिटी या इंटरनेट की कनेक्टिविटी, वहाँ हम 80-90% तक आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग अवेलेबल नहीं है इस वजह से लोग यूज़ नहीं कर रहे। जिस तरह से वो टेली डेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं, वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, वो ई कॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं, वो बैंकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उनको अगर इस्लामिक अल्टरनेटिव ऑफ़र हो तो वो उसकी जानिब राग़िब होंगे। हमारा एक और जो बड़ा बुनियादी मसला है इकनॉमी का, वो सेविंग रेशो का बहुत कम होना है। यानी हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे आखिरी नंबर पे आते हैं जिनका सबसे लो सेविंग्स रेशो है। तो इसकी भी एक बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ लोग जब बैंकिंग चैनल को यूज़ नहीं करेंगे, अपनी सेविंग्स को वहाँ पार्क नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंटेड सेविंग्स है, प्राइवेट सेविंग्स, उसका रेशो बहुत कम रहेगा। इसी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो भी वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स रेशो को भी इंप्रूव कर सकते हैं, और हमारे यहाँ जो बिजनेसेस ज़्यादातर स्केल पे नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो कंपेटिटिव भी नहीं होते एक्सपोर्ट मार्केट में, तो वो चीज़ हम काउंटर कर सकते हैं कि जब इस्लामिक बैंकिंग होगी, जो बिजनेसेस हैं वो इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऑप्शंस को, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ करके अपने बिजनेस को स्केल करेंगे, तो वो कंपेटिटिव भी होंगे, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव भी होंगे, और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, और इसका इकनॉमी में यकीनन एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, प्रोडक्शन बढ़ने की सूरत में, रेमिटेंसेस बढ़ने की सूरत में, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की सूरत में हमें अच्छे नताइज मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ की आपने निशानदही की कि IMF और जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बात करते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑटोमेटिक टूल है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जब गवर्नमेंट चाहे वो नोट छाप के जो है वो अपनी फाइनेंसिंग कर सकती है। जब भी वो इस्लामिक बैंकिंग को यूज़ करेगी, इस्लामिक एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग मोड्स को यूज़ करेगी, तो उसने बताना होगा कि वो किस पर्पस के लिए वो ले रही है, और उसको किसी एसेट को इन्वॉल्व करना होगा, और उस एसेट से ही जितने रिटर्न्स हैं, पे ऑफ्स हैं, वो इमोनेट करेंगे। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करने का इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो एक बेहतर ज़रिया हो सकता है। आपने मलेशिया की एग्जांपल दी, बिल्कुल ठीक बात है कि मलेशिया में जब हम उनका बैंकिंग सिस्टम देखते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक बैंकिंग के कस्टमर्स हैं वो चाइनीज़ हैं, उसके बाद इंडियंस हैं, और उसके बाद मुस्लिम्स हैं। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो प्राइस कंपेटिटिव है। एक फ़र्क ये भी है मलेशिया और पाकिस्तान के मॉडल में कि उनके यहाँ जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमसे ज़्यादा डाइवर्स हैं, वेरियस हैं, एक्सटेंसिव हैं। इस वजह से उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सुकूक को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, मगर हमारी गवर्नमेंट अगर हम देखें तो टोटल फाइनेंसिंग जो वो अपनी करती है उसमें सुकूक का रेशो जो है वो बहुत कम है। यकीनन हमने रिटेल बैंकिंग में तो 20% अचीव कर लिया मार्केट शेयर, मगर अभी जो गवर्नमेंट की टोटल पब्लिक बोरोइंग है उसमें सुकूक का शेयर जो है वो बहुत कम है। अब एक डेवलपमेंट जो हुई है कि एसेट लाइट फ्रेमवर्क भी लेके आए हैं, हो सकता है कि इससे यकीनन गवर्नमेंट ज़्यादा सुकूक इशू करेगी तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है, तो हम कंपेटिटिव भी होंगे। एक बात समझने की ज़रूरत है, आखिरी में ये बात करूँगा कि इस मौजू पे कि जब हम बात करते हैं प्राइस कंपेटिटिवनेस की, तो
इस्लामिक बैंक के या कन्वेंशनल बैंक के भी दो तरह के क्लाइंट्स है, सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है। एक फाइनेंसिंग साइड का क्लाइंट है, एक डिपॉजिट साइड का क्लाइंट है। तो अगर फाइनेंसिंग साइड के क्लाइंट को मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंकिंग प्राइस सुपीरियर एक रेट ऑफर करता है, यानी वो कन्वेंशनल बैंक से कम उनसे मिसाल के तौर पर रेंटल रेट या प्रॉफिट रेट चार्ज करता है, तो जो डिपॉजिटर है वो सफ़र करेगा। और अगर डिपॉजिटर को मिसाल के तौर पे कन्वेंशनल बैंक से ज़्यादा रिटर्न ऑफर किया जाता है, तो फिर इसी को कवर करने के लिए फाइनेंसिंग साइड पर अपनी प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्केट डायनामिक्स की वजह से ये रेट्स जो है वो इक्विलिब्रेट करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंकिंग का मार्केट शेयर बढ़ा है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस, तो इसमें इस्लामिक बैंकिंग कंपेटिटिव हो गई है। इसी तरह कार फाइनेंस, उसमें भी 1/3 से अब हाफ के करीब शेयर होने जा रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि उसमें भी कंपेटिटिवनेस आ गई है। इसी तरह इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को आप देखें तो उनका शेयर 40% तक अगर हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि KMI इंडेक्स हर साल जो है वो KSE 30 से ज़्यादा रिटर्न अर्न करके देता है। तो यानी मिक्स पिक्चर है हमारे पास। और मगर एक चीज़ की निशानदेही होती है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनमें अगर स्केल होगा, यानी कि उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा कंपेटिटिव भी होंगे और कन्वेंशनल से ज़्यादा रिटर्न भी अर्न करके दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छी रोशनी डाली सूरत हाल पर। तभी डिस्कशन हो रहा था कि कुछ काम हुआ भी है, बट वो ज़्यादा हाईलाइट आई थिंक आम लोगों में हाईलाइट नहीं हो रहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है जिसकी बेस पे कुछ ऐसे विजिबल आउटकम्स आएँ कि आम आदमी भी कहे कि रिबा फ्री में हमें कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जी सर। जहाँ तक बात है इस्लामिक बैंकिंग के समरात की, तो अगर हम मिसाल के तौर पे इस्लामिक बैंकिंग में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में भी कामयाब हो जाते हैं, सेविंग रेट को भी बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो को भी बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी ख़ुद बताते ख़ुद जो है हमारी इकनॉमी में बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगा, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों में बहुत पीछे हैं। जहाँ तक बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है। और उसमें हम जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो वो इसके बारे में कई दफ़ा नहीं वाकिफ़ होते कि कितना अच्छा काम मदारिस में हुआ है, उर्दू ज़बान में, इसी तरह से फ़ारसी ज़बान में, इसी तरह से अरबी ज़बान में। तो ये भी बड़ी ज़रूरत है कि हम जो है एक कनेक्शन भी बिल्ड करें, अकेडमिया जो यूनिवर्सिटी से आ रही है, इसी तरह वो अकेडमिया जो मदारिस से आ रही है, तो उनके दरमियान कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जैसे दारुल उलूम, मदारिल उलूम, इसी तरह से और दूसरे मदारिस हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत रीडिफ़ाइन किया है अपने रोल को, और सोसाइटी में वो बैंकिंग को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, इकनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मगर उसमें उलमा को और जो इकनॉमिस्ट हैं उनको जॉइन हैंड्स करना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, तो अब ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज होती हैं, और अब वो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे आप देखें IOBM ने सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की हैं, इसी तरह IBSCF करता है पाकिस्तान में, LUMS करता है, इसी तरह रिफा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसी तरह पिछले कई सालों में बहुत मारूफ रिसर्च जर्नल्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के भी और कन्वेंशनल फाइनेंस के भी, जिन्होंने स्पेशल इशूज़ निकाले हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कनेक्शन की ज़रूरत है, पॉलिसी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। तो इससे हम यह है कि ज़्यादा मुफीद और पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।